नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सेकंड पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे एजीटीए 2018 के क्वेश्चन पेपर में, उनको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में हमने 1 से लेकर 25 तक जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उनको देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग 26 से लेकर 50 तक दो पार्ट में, हमने जैसे पहले बताया था, दो पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा। तो सेकंड पार्ट है और ये रीजनिंग का है, एजीटीए 2018 का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है। इससे आने वाली वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी आइडिया लग सकती है, किस लेवल का प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे एजीटीए के वैकेंसी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो भी लोग वीडियो और री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बुक है चच्चू पब्लिकेशन की, उसको ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा वीडियो डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। और इसमें पूरा का पूरा जो है 20 प्रैक्टिस सेट हैं और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और 20 प्रैक्टिस सेट हैं। उसके अलावा 3250 बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। तो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप इसको किसी भी कॉपी किताब की दुकान पे आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, या आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाके ऑनलाइन कर सकते हैं, बुक को आप मंगा सकते हैं। तो हिंदी और 50-50 क्वेश्चन जो है, टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। पूरे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2016 में पूछे गए हैं उनको आप यहाँ से देख भी पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है प्रश्न में दिया गया है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको कथनों में दी गई जानकारी को जो है सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। और आपको यह चयन करना है कि कौन सा से निष्कर्ष जो है यथोचित से परे या तर्कसंगत रूप से कथनों का अनुसरण नहीं करते हैं। यहाँ पे कथन दिया है कि कुछ कुर्सियाँ जो हैं वो बिस्तर हैं, कुछ कुर्सियाँ हैं वो बिस्तर हैं, और कोई बिस्तर जो है वो मेज़ नहीं है। तो जो ये बिस्तर है वो मेज़ नहीं है। तो इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। अब निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलता है कि कुछ मेज़ें जो हैं वो बिस्तर है, कुछ मेज़ जो है वो बिस्तर है, ये तो नहीं है। और दूसरा जो निष्कर्ष दिया गया है कि सभी बिस्तर जो है मेज़ नहीं है, तो सभी बिस्तर जो है मेज़ नहीं है, ये भी है। तब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे करना है। कि यहाँ पे अब देखेंगे तो केवल निष्कर्ष ये कंसिडर करता है कुछ मेज़ें बिस्तर हैं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां जो हैं वो बिस्तर हैं और मेज़ जो है वो अलग है, इनमें में से सम्मिलित नहीं है। तो इस तरीके से बनेगा फिगर, और इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो पहला आंसर जो है कुछ मेज़ें जो हैं वो बिस्तर है, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा जो है कि केवल निष्कर्ष सेकंड कंसिडर करता है सभी बिस्तर जो है वो मेज़ नहीं है, यानी जो ये सभी बिस्तर है वो मेज़ नहीं है, यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी जो यहाँ पे दिया गया है, निष्कर्ष कंक्लूजन सेकंड अनुसरण करता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कोई बिस्तर मेज़ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है कोई बिस्तर जो है वो मेज़ नहीं है, और यहाँ पे भी लिखा है सभी बिस्तर जो है वो मेज़ नहीं है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे फिगर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, और यहाँ पे दिया गया है किसी कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल के रूप में जाना जाता है, ब्रिंजल को रेडिश के रूप में जाना जाता है, और रेडिश को जो है कैबेज तथा कैबेज को ओकरा के रूप में जाना जाता है। तो ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी को क्या कहेंगे? कैबेज कहेंगे, ओकरा कहेंगे, ब्रिंजल कहेंगे, टोमेटो कहेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे राइट आंसर, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रेडिश को जो है कैबेज कहा जा रहा है। रेडिश जो है वो ज़मीन के अंदर होता है। तो यही प्रश्न पूछा गया, जमीन के अंदर उपजने वाली सब्जी को क्या कहा जाएगा? तो रेडिश को जो है कैबेज कहा जा रहा है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, कैबेज। ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे है कि अगर चिन्ह मल्टीप्लाई को जो है डिवाइड से बदल दिया जाता है तथा ऋण को प्लस से बदल दिया जाता है, तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा? यहाँ पे 225 गुणे 15 भागे 3 माइनस 7 प्लस 1 है। तब इसको आप बदलेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, अगर तो यहाँ पे जैसे बताया गया है गुणे के चिन्ह को भाग से बदलना है, तो 225 भागे 15 हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि ऋण को जो है प्लस कर देना है, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 भाग से ए है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद है -7 है, -7 की जगह हो जाएगा प्लस, और +1 दिया हुआ है तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, -1। तो इस तरीके से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 भागे
सॉरी 225 भागे 15 हो जाएगा, तो 15 15 में 225 होता है, 15 हो जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा। और 7 को ऐड करेंगे तो 45 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 हो जाएगा, और -1 कर देंगे 51। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 28 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 51 आएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ऋण को जो है भाग से और प्लस माइनस को प्लस से बदला जा रहा है। 225 गुणे 15 भागे 3 -7 +1 को अगर इनका चेंज करेंगे सिंबल, तो 225 भागे 15 गुणे 3 +7 -1। तो सबसे पहले जो है भाग दिया जाता है, फिर गुणा प्लस माइनस इस तरीके से किया जाता है। तो 225 में 15 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 हो जाएगा, प्लस 7 में से 1 घटा देंगे 6 हो जाएगा, 45 6 51 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाया जाता है प्रश्न। इस टाइप के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको लिख लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से ये नीचे वाला भी दिया गया है, व्यंजन का मान बताइए, नीचे दिए गए व्यंजन का क्या मान होगा। यहाँ पे गुणे को भाग से बदला जा रहा है और माइनस को प्लस से बदल दिया जा रहा है। तो 136 भागे, अब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 136 भागे 8 गुणे 3, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 5 और -3। तो -5 में से -3 जाएगा 2 हो जाएगा, +3 × 8 136 भागे। तो यहाँ पे ये मान रखने के बाद आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। 136 मल्टीप्लाई 8 से किया जाएगा और भाग 3 से दिया जाएगा, -5 +3। तो इसको चेंज किया जाएगा, तो 136 में 8 का भाग दिया जाएगा और 3 से गुणा करके +5 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करना है, और तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 136 में अगर 8 का भाग दिया जाएगा 17 जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करना है, और प्लस मतलब 5 में से -3 घट गया, 2 बचा। तो 17 3 51 होता है, और 2 ऐड कर दीजिएगा 53। तो आंसर क्या आ जाएगा 53। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 को भी सॉल्व करके लगाया जाएगा। तो बी में ऑप्शन जो राइट दिया गया है 53 वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि मार्थो ने लिंडा से कहा, तुम्हारे माँ के पिता के इकलौते बेटे की इकलौती बहन मेरे पिता की पत्नी है, लिंडा का मार्थो से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। इसको इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से जब आप करेंगे इस तरीके से लगाएंगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाया जाएगा। तो यहाँ पे लिंडा का मार्थो की जो लिंडा है वो मार्थो की बहन है। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, तो प्रश्न में देखेंगे मार्थो ने लिंडा से कहा, तो यहाँ मार्थो हो गए और उन्होंने लिंडा से कहा कि तुम्हारी माँ के पिताजी के इकलौते बेटे की इकलौती बहन, तो यहाँ पे ये फिर से आपका आ गया, और मेरे पिता की पत्नी जो है सेम है। तो यहाँ पे पूछा गया है लिंडा का संबंध मार्थो से क्या है। तो लिंडा और मार्थो का संबंध जो है वो भाई बहन का है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 30 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है सिस्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पे तो यहाँ पे दिया गया फिगर है, वो कौन सा फिगर जो है इन चारों में से अलग है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें में से 4 तो सेम है, लेकिन वो 5वां जो है वो अलग है, उसको आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डी वाला जो दिया गया है ये फिगर अलग है बाकी और जो फिगर दिए गए हैं उनमें में से। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 31 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, और यहाँ पे जो है दिया गया है उस चित्र का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो यहाँ पे आपको अलग पहचान करना है कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है इनमें में से गलत है, और इसमें में से पैटर्न देखना होगा आपको। तो देखेंगे अगर, तो यहाँ पे पहला जो दिया गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, लेकिन बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे 1 के बाद 2 के बाद 3 ना आके यहाँ पे 4 आ गया है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 32 में बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस से नहीं चल रहा है इसमें।
बाकी और सभी में देखेंगे 1 2 3 4 5 चल रहा है, 1 2 3 4 5 चल रहा है, इसमें भी उसी तरीके से इसमें भी, लेकिन इसमें जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 32 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक फार्म में जितने पुरुष हैं उतने ही बैल हैं, और जितने पुरुष हैं उसकी दुगनी मुर्गियां हैं, और जितने बैल हैं उससे 3 गुना गाय हैं। तो फार्म में कुल सिरों की संख्या 14 है, और गायों के पैरों की कुल संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो माना फार्म में पुरुषों की संख्या, यहाँ पे पुरुषों की संख्या दी गई है, तो पुरुषों की संख्या यक्स हो गई। माना पुरुषों की संख्या जो है क्या है, यक्स है। उसी तरीके से पुरुषों की संख्या जो है बैलों की संख्या के बराबर है, तो पुरुष और बैल संख्या यक्स यक्स हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स। इसके बाद जो है मुर्गियों की संख्या जो है वो कितनी है, 2x है, यानी 2 गुना है इनके पुरुषों और बैलों की संख्या से 2x है। और गायों की संख्या अगर करें तो 3x है, प्लस 3x। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो यक्स यक्स 2 हो गया, 2 2 4 3 7, तो ये 7x हो गया आएगा। 7x कितने x, 7x। तो 7x बराबर हो गया 14। यहाँ पे 14 गाय दिए हुए हैं, कुल सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, 14 दिया हुआ है, और 7x जो है यहाँ पे निकल रहा है। इनको अगर काउंट करेंगे x प्लस और 2x प्लस 3x, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 7x बराबर 14, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 14 भागे 7 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहीं पे हम रखेंगे गायों की संख्या को, तो गायों की संख्या 3x दी हुई है, तो गायों की संख्या कितनी है, 3x। इसके बाद उनको हम 2 से मल्टीप्लाई, x का मान कितना आया है, 2 आया हुआ है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 जो है वो गायों के सिरों की संख्या हो गई। गायों के पैरों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो 6 है। गायों के पैरों की कुल संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 6, और ये सिरों की संख्या हो गई, सॉरी, 6 सिर हो गए, और एक गाय में 4 पैर होते हैं, तो 6 हो 24, तो टोटल जो है 24 पैर होंगे गाय की। तो और यहीं पे अगर हम देखें मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या 2x, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2x इंटू 2 दूना 4 हो जाएगा, और एक मुर्गी में 2 पैर होते हैं तो 8 पैर हो जाएंगे। लेकिन गाय के बारे में पूछा गया, x का वैल्यू हमने निकाला था, 2 आया था, x की वैल्यू जो है वो 2 आई थी, तो x की वैल्यू 2, और गायों की संख्या जो है 3x है, 3x इंटू 2 बराबर हो जाएगा 6। तो 6 गुणे 4, 4 पैर होते हैं 24। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 33 में हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 24। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि नीचे दिए गए पाई आरेख एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न वित्तीय लिखतों के लिए निवेश को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो ये पूरा का पूरा दिया हुआ है किस सेक्टर में कितना खर्च किया जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है 15%, बॉन्ड में 4%, फिक्स डिपॉजिट में 31%, म्यूचुअल फंड में 15%, शेयर्स में 15%, पीपीएफ में 20%। तो यहाँ प्रश्न जो दिया गया है प्रश्न को देखें कि प्रश्न पूछा जा रहा है यदि बांड, तो बांड यानी 4% बराबर जो है 8,000 रुपये है, और तो शेयर में निवेश की गई राशि कितनी होगी, शेयर जो है 15 है। तो अगर एक बांड, ये 4 बांड का 8,000 रुपये है, तो एक बांड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 1 बांड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000। और यहाँ पे 15% जो है शेयर में है, तो 15 गुणे 2,000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 30,000। तो राइट आंसर अगर यहाँ ऑप्शन में देखेंगे ए वाला ऑप्शन जो दिए गया है राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप इस 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो है 8,000 रुपये जो 4% वैल्यू दिया गया है बॉन्ड का, तो 4% 8 वैल्यू का 1% निकालेंगे तो 2,000 रुपये आएगा। और यहीं पे शेयरों में निवेश की गई राशि का प्रतिशत जो है 15 है, तो 15 गुणे 8,000 बटे 4 कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 34 में ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अब अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 35 है। ये यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे दिए गए बार आरेख जो है उन छात्रों की संख्या हजारों में है, आंकड़ों के दर्शाते हैं।
जिन्होंने वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक किसी प्रतिस्पर्धा में जो है परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है कि 2013 से 2014 तक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो यहाँ पे 2013 में जो है 88 है और 2014 में जो है 104 है। तो इनका अगर दोनों के बीच गैप को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 और 106 हो जाएंगे। तो 106 सॉरी 16, 106 नहीं 16 हो जाएगा इनके दोनों के बीच जो डिफरेंस है। तो 16% का वृद्धि जो है इनके बीच दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 35 में, तो बी वाला ऑप्शन जो है, क्योंकि प्रश्न में जो है प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है तो 16 यानी दोनों के बीच जो डिफरेंस है 16 है। और किससे वृद्धि हो रही है, 88 से। जिससे वृद्धि हो रही है वो नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो टोटल जो आ जाएगा बी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं 18.2% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वृद्धियों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, 18.2%। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 36 है। यहाँ पे भी दिया गया है, नीचे दिए गए बार आरेख उन छात्रों की संख्या हजारों के आंकड़ों को दर्शाता है जिन्होंने वर्ष 2012 से वर्ष 2016 के किसी प्रतिस्पर्धा में जो है परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को आपका उत्तर देना है। 2012 से लेकर 2013 तक दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 62 दिया है, 88 दिया है और 104, इनको आपको ऐड कर लेना है, उसी का आंसर हो जाएगा। तो 2014 तक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या जो है 62 2012 में है, 88 जो है 2013 में है, 104 2014 में है। तो टोटल करेंगे 254 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 36 में सी वाला ऑप्शन 254 हो जाएगा। नेक्स्ट जो तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि यहाँ पे दिए गए हर एक किताब मुद्रित कर रहा है, वह 1 से शुरू कर पृष्ठों की संख्या अंकित करता है और समग्र रूप से 3189 अंकों का उपयोग करता है। क्या आप हर द्वारा मुद्रित किए जा रहे पुस्तकों में कुल पृष्ठों की संख्या को बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा वो आपको बताना है। तब हम सॉल्व इस तरीके से इसको करेंगे इस प्रश्न को। तो एक अंक द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या अगर हम काउंट करेंगे तो 9 होगा। एक अंक के द्वारा जो पृष्ठ मुद्रित किए जा रहे हैं वो 9 होंगे और एक अंक की कुल संख्या अगर काउंट करेंगे तो 9 ही आएगा। लेकिन 2 अंकों द्वारा मुद्रित संख्या अगर हम करेंगे तो 10 से लेकर 99 के बीच 90 अंक आएंगे और 2 अंकों की कुल संख्या जो होगी 90 × 2 बराबर 180 हो जाएगी। इसी तरीके से 3 अंकों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है 900 होगी, क्योंकि 100 से लेकर 999 के बीच देखेंगे संख्याओं तो 900 संख्या होगी और 3 अंकों की कुल संख्या का योग जो होगा वो 2700 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे अगर टोटल तो पृष्ठों की संख्या जो है, अगर टोटल पृष्ठों की संख्या काउंट किया जाए 900 + 90 + 9 तो 999 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रयोग किए गए अंकों की संख्या अगर काउंट करें तो 2700 जो है यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 180 + 9 तो टोटल जो है 2700 इसका आया, 180 इसका आया, 9 इसका आया है। तो इसको ऐड करेंगे तो 2889 हो जाएगा और टोटल पृष्ठों की संख्या जो है यहाँ पे प्रयोग की जा रही अंकों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 3189। तो 3189 में से हम 2889 को घटा देंगे और चौथे अंक का प्रयोग जो है वो कितने किया जा रहा है तो उससे भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका अगर डिफरेंस देखेंगे माइनस करने के बाद 300/4 आ जाएगा और 4 से 300 में भाग देंगे 75 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल पृष्ठों की संख्या जो थी वो 3 अंकों तक की, तो इसको घटाने के बाद 75 आ जाएगा और 999 जो है 3 अंकों तक के पृष्ठों की संख्या का योग था, चौथे का जो है 75 हो जाएगा। तो इसको टोटल ऐड करेंगे तो 1074 आ जाएगा। टोटल आंसर जो होगा 174 पृष्ठों के जो है यहाँ पे पूछा गया है कितने कुल पृष्ठ होंगे, 1074 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 38 है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो ये दिया गया है इस फिगर में वो किसका, विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
और आयत जो है वो नियोजित व्यक्तियों का, आयत ये जो दिया गया है नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। और वृत्त जो है वो गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वृत्त जो है वो गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उस अक्षर का चयन करें जो गोल्फ खेलने वाले उन विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो नियोजित नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें में से देखा जाए तो ये आपका जी जो दिया गया है ये दोनों में है, क्योंकि ये तो राइट आंसर जो है इसमें डी वाला ऑप्शन जो दिए गया है। जी जो व्यक्ति है वो यहाँ पे नियोजित तो नहीं है, लेकिन वो विवाहित और गोल्फ दोनों खेलता है। यहाँ पे देखेंगे जी ये दोनों में सम्मिलित है फिगर में। तो ये वाला राइट आंसर जो है जी वाला जो है दोनों में, क्योंकि आयत जो है वो नियोजित व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, गोल्फ जो है वो सर्कल जो दिया गया है वो गोल्फ खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करता है, और ट्रायंगल्स जो दिए गए हैं वो विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें पूछा गया था कि नियोजित नहीं है, जो नियोजित नहीं है यानी आयत वाले में सम्मिलित नहीं है, लेकिन इन दोनों में सम्मिलित है। ऊपर वाला तो ले नहीं सकते, ऊपर वाला लेंगे तो आयत वाला भी आ जाएगा, नियोजित व्यक्ति भी आ जाएगा, लेकिन हमें गोल्फ और विवाहित व्यक्ति को चयन करना था, तो जी वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 39 है। तो यहाँ पे दिए गए कुल चित्र में जो है कुल आयतों की संख्या जो है वो कितनी है आपको ये बताना है। तो ये टोटल जो है कितने आयत होंगे इसमें, ये आपको टोटल काउंट करके बताना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 4 8 हो गए, 8 28 64। और तो इसमें टोटल अगर आयतों की काउंट करेंगे तो 86 आएगी संख्या। इसका एक ट्रिकी वीडियो जो है वो परीक्षा चिंतन चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है फिगर काउंटिंग से संबंधित, तो वो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो इसके बारे में भी बताया गया है। तो टोटल आयतों की काउंट कैसे करेंगे वो वहाँ पे आप जाके दे सकते हैं। टोटल इसका आंसर जो है 86 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 40 है कि नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया, पर सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। यानी मान लीजिए ये आपका नियाज जो है वो इस पॉइंट से उत्तर दिशा इस साइड में है, नॉर्थ 2 किमी गया। बाद में वो दाएं साइड मुड़ा है, 2 किमी जाने के बाद वो दाएं साइड मुड़ रहा है, और उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर, ये सीधे जो है 3 किलोमीटर गया, और उसके बाद बाएं मुड़कर वह मछली बाज़ार तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। तो फिर ये 3 किमी चल रहा है। तो मछली बाज़ार के संबंध में नियाज का मछली तालाब किस दिशा में स्थित है। तो ये दिशा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मछली तालाब की दिशा यहाँ पे पूछा जा रहा है। मछली बाज़ार के संबंध में नियाज के मछली तालाब की दिशा क्या होगी, ये यहाँ से इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या होगा, 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो जैसे इसको हमने बताया आपको, यहाँ से लेके ये फिगर में जो इसके द्वारा चली गई दूरी है इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से गया हुआ था। तो यहाँ इसके सीक्वेंस में पूछा गया था ये कौन सा पोर्शन होगा। तो ये यहाँ पे उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, ये साइड पूरब का हो गया, उत्तर पूर्व साइड ये हो गया। तो यहाँ से देखेंगे ये कौन सा हो जाएगा, इसके अपेक्षा देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 40 में सी वाला ऑप्शन जो दिया गया था साउथ वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि यहाँ पे भी उसी टाइप का है। नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया, सबसे पहले वह सीधी 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, यानी 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, और 3 किलोमीटर जो है वो बाद सीधे दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, और इसके बाद बाएं मुड़कर मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर जाता है। तो नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको इस तरीके से इस फार्मूले पे आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे तो ए² बराबर AD² प्लस ED², तो ये फार्मूला है। तो यहाँ से लेके ये हो गया, और इसके विकर्ण जो है ये याद करेंगे तो सबसे छोटी दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें AC प्लस CD, तो AC कितना है 2 है, और AD जो है वो कितना CD कितना है वो 2 किलोमीटर है, 2 2 4 किलोमीटर हो गए, 4 का स्क्वायर हो गया। और BC का ED का स्क्वायर यहाँ पे कितना है, और BC का 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया।
तो ए ई स्क्वायर बराबर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 3 जो है उसका स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। तो ए ई स्क्वायर बराबर जो है 25 हो जाएगा, और ए ई बराबर जो है 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसमें देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन जो है 41 में हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि विकल्पों में दी गई कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। विजेता टीम ने नृत्य और स्वादिष्ट भोजन में शामिल होकर रात भर उचित रूप से जश्न मनाया। 4 ऑप्शन है। जब एक टीम जीत जाती है मेजबान देश उसके सम्मान में एक पार्टी देता है। जब एक टीम जीत जाती है तो उनके देश का खेल मंत्रालय उनके सम्मान में एक पार्टी देता है। और चौथा जो दिया गया है, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है कि नृत्य करना और भोजन में शामिल होना जश्न मनाने के तरीकों में से एक है। तो राइट आंसर जो है इसमें सी वाला ऑप्शन जो है कथन दिया गया है धारणा वो सही है, अंतर्निहित है। क्योंकि जब आप कोई खेल खेलते हैं उसमें जीतते हैं तो वो एक नृत्य जो है भोजन शामिल होना वो जश्न मनाने का तरीका है। आप कोई पार्टी नहीं देता लेकिन वो जश्न मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 42 में सी वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पे दिए गए कथन और तर्क को आपको पहचानना है। इसमें मजबूत तर्क जो चयन आपको करना है। यहाँ पे जो तर्क मजबूत होगा उसका आपको चयन करना है। कथन जो दिए गए हैं, क्या मंत्री की सुविधा से वंचित उन छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करना चाहिए जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। तर्क दिया गया है, हाँ स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के मनोरंजन का कोई। और दूसरा जो तर्क दिए गए, नहीं मंत्री उन पैसों का उपयोग स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को निरंतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कर सकते हैं ताकि वे जो है आजीविका कमा सके। अब 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा आर्गूमेंट जो है वो स्ट्रांग है। तो पहला देखेंगे तो कि ओनली आर्गूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रांग, सेकंड है ओनली आर्गूमेंट इज सेकंड स्ट्रांग, एंड सी वाला है नेदर आर्गूमेंट फर्स्ट और नॉर एग्रीमेंट आर्गूमेंट सेकंड इज स्ट्रांग। तो ना तो तर्क फर्स्ट ना ही तर्क सेकंड मजबूत है, बोथ जो है वो मजबूत है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो दिए गए हैं आप देखेंगे तो जो तर्क दिए गए, नहीं मंत्री उन पैसों का उपयोग जो है स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को निरंतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कर सकते हैं ताकि वे जो है आजीविका कमा सकें। तो ये वाला तर्क जो दिया गया था राइट आंसर था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 44 है। नीचे दिए गए कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। यह मानते हुए कथन तर्क और में दी गई जानकारी सही है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होता हो। दिए गए कथनों का संबंध मजबूत तर्क का चयन करें। क्या सरकार को सभी समुद्री तटों पर खाने और पीने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तर्क है, हाँ लोग समुद्र तट पर प्लास्टिक कूड़े और अन्य बचे कूड़े करकट फेंक कर उन्हें बहुत गंदा किया है। दूसरा जो तर्क दिए गए, नहीं बचा हुआ भोजन समुद्री जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब 4 आर्गूमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। तो अगर देखेंगे तर्क फर्स्ट जो है वो सही है क्योंकि जो भी समुद्र तट पर जाते हैं वो प्लास्टिक का उपयोग करके और कूड़ा करकट जो है वो समुद्र में फेंक देते हैं और गंदा करते हैं। तो यह कथन जो है तर्क वो सबसे स्ट्रांग है। तो वही स्ट्रांग को आपको पहचान करना है। नेक्स्ट जो है 45 है कि महाथिर नजमा के पति हैं। नजमा के बेटे का कामरान की पत्नी रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है। अशरफ की इकलौती बहन ऊर्जा है। महाथिर ऊर्जा से किस रूप से संबंधित है। तो आपको इस माध्यम से इस फिगर के माध्यम से करना है। महाथिर ऊर्जा से दादा संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो चित्र में स्पष्ट है कि महाथिर का ऊर्जा से संबंध जो है वो दादा का है। इस तरीके से महाथिर का पति जो है वो नजमा और बेटा जो है कामरान है, पत्नी उसकी रेशमा है और रेशमा का बेटा जो है अशरफ है और अशरफ इकलौती बहन है ऊर्जा का। तो इनका दोनों का संबंध क्या है, दादा का है, ठीक है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक बोला या गुंजन है वह मेरे पिता के सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध है। तो ये आप फिगर देखेंगे, इसके माध्यम से आप देखेंगे तो सिस्टर होगा। सास पति एकमात्र बेटी और बेटी जो है गुंजन है और वो प्रतीक की बहन है। तो इसका पिता जो है वो एकमात्र इनके पिता की पति की एकमात्र बेटी जो है वो पत्नी हो गए और उनकी बेटी जो है गुंजन है और पिता प्रतीक के हैं। तो भाई बहन का रिश्ता होगा। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 में बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। अगला जो है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किन विकल्पों की आवश्यकता होगी। लूसी अप्रवासन कतार में खड़ी है, कतार में कितने लोग हैं, यानी अप्रवासन यहाँ पे पूछा गया है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, लूसी से आगे 8 लोग खड़े हैं और लाइन में लूसी से आगे खड़े व्यक्तियों के पीछे जो है 11 लोग खड़े हुए हैं, यानी 8 प्लस लूसी और प्लस 10 लोग उनसे पीछे खड़े हुए। तो ये टोटल अगर काउंट करेंगे 10 8 18 प्लस 1 लूसी जो है वो हो गई, तो टोटल जो है 19 हो जाएगा। राइट आंसर जो है तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 19 हो जाएगा आप्रवासन में। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से किन विकल्पों का आवश्यकता है। पीयूष 7 दर्जन सेब और 3 दर्जन संतरे खरीदे, उसने कुल कितना खर्च किया। तो पीयूष ने 7 दर्जन सेब और 3 दर्जन संतरे खरीदे हैं, उसने कितना रुपये खर्च किया वो आपको यहाँ पे बताना है। तो 5 संतरे 5 रुपये संतरे सेब पर 5 रुपये अधिक मांगे हैं, यानी यहाँ पे जो आपको नीचे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग रुपये 5 संतरे जो हैं वो सेब से 5 रुपया अधिक मांगे हैं। कास्ट जो दिया गया है, प्रत्येक सेब की लागत जो है वो 4 रुपये और प्रत्येक संतरे की लागत उससे थोड़ा कम है। यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है रुपये 7 प्रत्येक संतरे की लागत और 4.5 है और प्रत्येक सेब की लागत जो है वो 7 है। इसके बाद है 3:4, यानी सेब और संतरे की लागत के बीच अनुपात जो है वो 3:4 का है। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है कि 7 दर्जन सेब का मूल्य जो है वो 7 × 7 × 12, यानी 7 दर्जन है तो 12 सत्ते 96 × 7 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 रुपये आएगा। इसी तरह के 3 दर्जन संतरे का मूल्य देखेंगे 4.5 × 3 × 12 करेंगे 162 आएगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो उसको 750 रुपये जो है वो खर्च करना पड़ेगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, इसमें थोड़ा डाटा जो है वो कम दिए गए थे। तो एक दौड़ में गौरी जैसे तेज़ दौड़ा, यहाँ पे एक कोई दौड़ हो रहा है, वहाँ पे गौरी जो है वो जय से तेज़ दौड़ा, जय की तुलना में नील तेज़ दौड़ा। तो यानी यहाँ पे गौरी जो है वो जय से तेज़ दौड़ रही है, लेकिन जय की तुलना में जो है नील तेज़ दौड़ा, तो नील भी इनसे तेज़ दौड़ा। सैम जो है वो गौरी से धीमी गति से दौड़ा है और दौड़ में प्रथम कौन आया, तो गौरी आ जाएगी। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक बच्चे उसके पिता और दादा का उम्र का अनुपात 1:5:9 है। अब से 3 साल बाद बच्चा 10 साल का होगा, दादा की वर्तमान उम्र क्या है। माना कि बच्चे की उम्र जो है x वर्ष है और पिता की उम्र जो है 5x है और दादा की उम्र जो है 9x है, क्योंकि यही रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके प्रश्नानुसार जो है आप सॉल्व करेंगे तो x + 3 = 10 हो जाएगा, x = 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जब करेंगे और दादा की उम्र जो है 9x है, 9 × 7 जो है 63 हो जाएगा। तो 63 ईयर्स जो दिया गया है बी में दिया गया है, तो राइट आंसर जो है बी वाला हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे AGTA के क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो होगा हम लोग मैथ और साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी चैनल पे आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।